नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग मेंस जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित चीज़ों को आज हम लोग देख रहे थे। और यह पीडीएफ है दोस्तों, इसमें एक वीडियो अभी और बनेगा, उसके बाद में आपको लगभग 27 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो इसको आप लोगों को जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है यूपी पीसीएस मेंस का, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो आज का लेक्चर है दोस्तों, वह लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने शुष्क क्षेत्र कृषि के विकास हेतु सरकारी प्रयासों को देख लिया था। आज की डेट में हम लोग जल विभाजक परियोजनाओं और अन्य चीज़ों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए जल विभाजक परियोजनाओं को देखते हैं कि देखिए जल विभाजक परियोजनाएं क्या होती हैं। तो देखिए जल विभाजक या वाटरशेड वह भौगोलिक इकाई होती है, वह क्षेत्र होता है जो समान बिंदु की तरफ जल प्रवाह को निर्धारित करता है कि आपका मतलब सभी, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, बी क्षेत्र है, सी क्षेत्र है, तो सभी को समान जल मिलना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ का बायोमास जो होता है वो संवहनीय उत्पादन कर सके, संधारणीय उत्पादन कर सके। ठीक है, तो जैसे तीनों क्षेत्र है तो तीनों में बराबर पानी जाना चाहिए, कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब यह जो वर्षाधीन क्षेत्र जो होता है, राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है हमारे देश में 1990 और 1991 में की गई थी। इसके दो मूल उद्देश्य कौन कौन से थे कि जैसे बायोमास का संवहनीय उत्पादन, ठीक है, जो भी बायोमास है क्षेत्र में तो उसका संवहनीय उत्पादन किया जा सके, विस्तृत वर्षाधीन क्षेत्रों में पारिस्थितिक जो संतुलन है उसको बनाकर रखना। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था? जो आपका राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना थी, तो इसका लक्ष्य था सामुदायिक विकास खंडों की 2.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि को शामिल करना कृषि योग्य भूमि बनाने में। ठीक है, जिसका कृषि योग्य भूमि का 30% से कम सुनिश्चित सिंचाई जो होती है सिंचाई साधनों के अंतर्गत आता है, तो इसको अच्छी तरीके से सिंचाई योग्य बनाना, तो ये जल विभाजक परियोजना का लक्ष्य था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एकीकृत जल विभाजन विकास में उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्या है, समोच्च रेखीय कृषि द्वारा उपज में वृद्धि करना संभव हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। समोच्च रेखा के पार वनस्पति अवरोध लगाने से नमी और संरक्षण उत्पादन में वृद्धि मिली, कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये क्षेत्र है, ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ से पानी बहकर दूसरे क्षेत्रों में जाता है, तो ऐसे में क्या है, जहाँ से यह पानी जाता है तो यहाँ पर क्या है, नमी का संरक्षण करने के लिए वनस्पतिक अवरोध लगाया गया कि जिससे पानी पार करके ना जा सके, और ये वाले क्षेत्र में अच्छे से नमी बनी रहे, उत्पादन अच्छा होता रहे, ये सारी चीज़ें की गई। ठीक है, तो ये उपलब्धि रही। अगली चीज़ क्या रही इस परियोजना से, जो जल विभाजक परियोजना थी, तो इन परियोजनाओं के कारण फसल गहनता में भी वृद्धि आई, मतलब फसलों की जो गहनता थी वो और ज़्यादा बढ़ी। अब देखिए राष्ट्रीय जल नीति की बात कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा आम सहमति से राष्ट्रीय जल नीति 2012 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस जल नीति में जल संसाधनों को एकीकृत प्रबंधन और विकास के उद्देश्य से संस्थागत उपाय करने के साथ साथ नदी जल और नदी भूमि संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक नदी बेसिन प्राधिकरण भी गठित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पर भी बल दिया गया। 2012 की जल नीति में जल संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकताएं निम्नलिखित निर्धारित की गई हैं कि जो राष्ट्रीय जल नीति 2012 है तो उसमें कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, कि जैसे पहली प्राथमिकता क्या है, पहली प्राथमिकता है सभी नागरिकों के लिए पेयजल की उपलब्धता कराना। ठीक है, सिंचाई के लिए पेयजल व्यवस्था करना, विद्युत उत्पादन हेतु जल की उपलब्धता कराना, पारिस्थितिक संतुलन के लिए नदियों में एक निर्धारित सीमा तक निरंतर जल प्रवाह बनाए रखना, और उद्योगों एवं परिवहन के लिए जल का उपयोग, तो इनकी व्यवस्था करना। तो ये 5 प्राथमिकताएं तय की हैं राष्ट्रीय जल नीति 2012 के तहत। ठीक है, अब देखिए जो इस प्रकार की राष्ट्रीय जल नीति में जल को मानव जीवन और पशुओं के लिए पारिस्थितिक जो संतुलन है बनाए रखने के लिए आर्थिक एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियां जो होती हैं तो उनको संचालित करने के लिए
जल की निरंतरता जो निरंतर कमी हो रही है हो जाने के कारण क्या होता है कि उपयुक्ति सर्वहितकारी मितव्ययी योजनाओं का उचित से नियोजन एवं प्रबंधन किए जाना अपरिहार्य समझा गया। कहने का मतलब है जल संरक्षण जल संरक्षण पर कार्य किया जाना चाहिए और जल का एक जो संग्रहण है उस प्रणाली पर भी कार्य किया जाना चाहिए और जल का उपयोग मितव्ययी तरीके से, मतलब आप सही विवेक के अनुसार जल का उपयोग करें। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना। तो देखिए भारत में जल आपूर्ति जो है वर्षा, भूमि जल, नदियों, झीलों एवं समुद्रों द्वारा होती है। यही स्रोत है। वर्षा कैसे होती है? वर्षा भाई वर्षा के थ्रू प्राप्त होती है, रेन के थ्रू। उसके बाद भूमिगत जल नदियों, झीलों और समुद्रों के द्वारा। लेकिन देश में इन जल स्रोतों के वितरण में भौगोलिक विषमता पाई जाती है। इस विषमता से निजात पाने के लिए एक राष्ट्रीय जल ग्रिड परियोजना की भी संकल्पना की गई है। ठीक है, इस संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नदियों द्वारा समुद्र तक पहुंचाए जाने वाले बहुमूल्य जल का समुचित नियोजन करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गंगोत्री हिमनद से गंगा का पानी चला और इधर पश्चिम बंगाल में आपका बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है जाके, तो अब ये बीच वाले क्षेत्र में इस जल का हम किस तरीके से प्रबंधन करें। ठीक है, वर्षा का जल जो है उसको हम भूमि में कैसे प्रबंधित करें, तो इन चीज़ों पर बात करने की बात कही गई है। ठीक है, और क्या है इसके अंतर्गत देश की बड़ी नहरों और लिंक द्वारा अंतर संबंधित करके देश के जल बाहुल्य और जलाभाव वाले, मतलब जहाँ पर जल बहुत अधिकता है और जहाँ पर बहुत कमी है, तो कमी वाले क्षेत्रों में जल बाहुल्य क्षेत्रों से पानी भेजना। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से जोड़ना। जैसे नदी जोड़ो परियोजना जो चली थी, तो इसमें भी यही है कि जिन नदियों में कम पानी रहता था या नहीं रहता था, तो उनको पानी प्रोवाइड कराना, उन छोटी छोटी नहरों को, नदियों को पानी प्रोवाइड कराना। ठीक है, देश में जल संकट और जलाधिक्य वाले क्षेत्रों में जल संसाधन के आदान प्रदान हेतु संतुलन स्थापित किया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय जल ग्रिड जो संकल्पना है उसके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं कि जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कुछ सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करना, वर्षाकालीन जो अतिरिक्त जल होता है तो जल का देश के विभिन्न भागों में बनाए रखने वाले कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करना, लिंक एवं नहरों द्वारा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई करना, पठारी भागों में निर्मित लिंक हेतु बनाए गए जलाशयों और बांधों से लगभग 40 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करना। तो ये प्रमुख जल ग्रिड, राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना जो है उसके प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण के द्वारा क्या है कि नदियों के, देश की जितनी भी नदियां हैं उनके द्वारा बहाए गए कुल जल का लगभग 77% भाग जो है उपयोग में लाया जा सकेगा। इस योजना के तहत क्या है कि प्रधानतः अंतर्वेशिक लिंक की 2 दिशाएं होंगी, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूरब से पश्चिम। जैसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से यह चीज़ें चलेंगी। इसका शुभारंभ अगस्त 2005 में केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के साथ ही हो चुका था। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो इसी राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए मृदा संसाधन के बारे में देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जल संसाधन के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग मृदा संसाधन के बारे में देखेंगे। तो देखिए मिट्टी से हमारा अभिप्राय क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत से। जैसे आप पृथ्वी ये है, ठीक है, तो इसकी जो ऊपरी परत होती है, ऊपर सबसे ऊपर वाली परत मिट्टी जहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो ऊपरी परत से है जिसमें मानव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाई मिट्टी में आप फसलों को उगाते हैं, सारी चीज़ें मिट्टी से घर बनाते हैं, बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं मिट्टी के आधार पर ही लगाते हैं। तो मिट्टी के भौतिक अब रासायनिक गुणों को देख लेते हैं कि जैसे देखिए मिट्टी के पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस भाग, द्रव भाग और गैसीय भाग। ठीक है, तो अब एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो देखिए मिट्टी का ठोस भाग जो 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला जैविक हिस्सा जिसके तहत पौधे, जीवों के सड़े गले हिस्से आते हैं, इन्हीं के द्वारा खाद का निर्माण होता है। दूसरा हिस्सा गैर जैविक जो कि चट्टानों के रूप से बने कणों का होता है। कि जैसे आप 2 टाइप की मिट्टियाँ होती है, ठीक है, मिट्टी चट्टानों में भी होती है लेकिन वो कठोर होती है, वो किसी काम की नहीं होती है। और जो जैविक हिस्सा होता है जिसमें खेती की जाती है, जिससे उर्वरक बनाए जाते हैं, जैविक उर्वरक बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है।
द्रव भाग क्या है? मिट्टी में विभिन्न प्रकार के प्राप्त जल ही मिट्टी का द्रव भाग बनाता है और इस द्रव भाग में विभिन्न खनिजों के तनु विलयन घुले होते हैं। कि कहने का मतलब है कि अगर जल, वर्षा का जल या ऐसे ही नॉर्मल जल, तालाब का या नहरों का जो जल जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं खनिज और लवण भी पाए जाते हैं, मिट्टी भी पाई जाती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। और गैसीय भाग क्या है? असंतृप्त मिट्टी के बीच फंसी हुई वायु मिट्टी का गैसीय हिस्सा होती है। असंतृप्त जो मिट्टी होती है उसके बीच में फंसी वायु और मिट्टी का गैसीय हिस्सा होता है। इसका विश्लेषण करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए मिट्टी का गठन एवं संरचना देख लेते हैं। मिट्टी के गठन से अभिप्राय है मिट्टी का निर्माण करने वाले कणों के आधार पर। कणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 2 से 0.2 mm के रेत, जिसको रेत कहा जाता है। गाद जो कि 0.2 से 0.002 mm की जो साइज़ होती है मिट्टी की उसको गाद कहा जाता है। रेत किसको कहा जाता है? 2 से 0.2 mm की रेत को रेत कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है 0.002 mm से कम जो मिट्टी के कण जो होते हैं तो उनको मृत्तिका कहते हैं। ठीक है, हर मिट्टी में इसकी प्रकार की मात्रा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसकी पानी धारण करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके साथ मिट्टी का रंग देख लेते हैं। जैसे मिट्टी का रंग जो है खाद्य मिट्टी की मात्रा से प्रभावित होता है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की रंग की मिट्टियाँ मिलती हैं। जैसे मध्य अक्षांशों में काली रंग से भूरी रंग की मिलती हैं मिट्टियाँ। आर्द्र क्षेत्रों में हल्के भूरे रंग की मिट्टी मिलती है। आर्द्र शुष्क स्टेपी क्षेत्र में और रेगिस्तानी क्षेत्र में स्लेटी रंग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि जैसे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत मिट्टी की परिच्छेदिका में पदार्थों के अर्जित व हानि के साथ होने वाली मिट्टी परिच्छेदिका के संस्तर में परिवर्तन और रसायनों के परिवर्तन होते हैं, आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के निम्न चरण यह होते हैं। ठीक है, अब देखिए मिट्टी की परिच्छेदिका में पदार्थों के सबसे ऊपरी और नीचे से ऊपर स्थानांतरण के कारण 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक ऊपरमुखी, मतलब मिट्टी के ऊपर की ओर जाना, और मिट्टी के नीचे की ओर जाना। तो ये 2 प्रक्रिया होती हैं। अब देखिए इसी प्रक्रियाओं में कई क्रियाओं को हम लोग देखेंगे। जैसे निक्षालन है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊपरी संस्तर, संस्तर का मतलब होता है परतें। ठीक है, परतें होती हैं, मिट्टी की कई परतें होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में ऊपरी संस्तर के पदार्थों का नीचे के संस्तरों की ओर गमन विलयन या कोलाइड की अवस्था में होता है। तो मिट्टी की पहली अवस्था यहाँ से नीचे रिसकर अंदर की ओर मिट्टी के अंदर दूसरी परतों में जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? निक्षालन बोलते हैं, नीचे की ओर जाना। अवक्षालन क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया के तहत मृत्तिका और महीन कणों का नीचे की ओर भौतिक गमन होता है। ठीक है, मिट्टी और महीन कणों का नीचे की ओर भौतिक गमन होता है। इसके संस्तर की उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, संपोहन क्या होता है? यह अवक्षालन की उल्टी क्रिया है। अवक्षालन की उल्टी क्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थों का जमाव उर्वरता को बढ़ाने वाला होता है। ध्यान रखिएगा, अवक्षालन की क्रिया, अवक्षालन जो बताया कि नीचे की ओर मिट्टी और अन्य महीन के कण जाते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें आपके पदार्थों का जमाव उर्वरता को बढ़ाने में होता है। कैल्सीकरण, कैल्सिफिकेशन क्या होता है? यह प्रक्रिया उन जगहों पर होती है जहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। कि भाई जहाँ पर वाष्पीकरण इवापोरेशन जो जाता होता है, प्रक्रिया की वर्षा की प्रक्रिया से अधिक होती है। इस अवस्था में पदार्थों का गमन ऊपर की ओर होता है। केशिका क्रिया से जल में घुले पदार्थ जो रहते हैं सतह तक आ जाते हैं और पानी के वाष्पीकरण के उपरांत पदार्थ सतह पर ही जमे रहते हैं। तो यह प्रक्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अगली क्या है? क्षारीकरण या लवणीकरण। तो इसमें क्या है? मिट्टी में क्षारीय या लवणी तब होता है जब थोड़े समय के पानी के जमाव के उपरांत तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा नीचे की सतहों का नमक सतह पर आ जाता है, मतलब ऊपरी परत पर आ जाता है। ऐसा उन स्थानों पर होता है जहां सिंचाई सुविधाएं बहुत कम होती हैं, जल निकास की सुविधा बहुत कम होती है। ऐसा रेगिस्तानी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। कार्बनिक परिवर्तन क्या होता है? कार्बनिक परिवर्तन मुख्यतः ऊपरी सतहों पर ही होता है। कार्बनिक परिवर्तन कार्बनिक पदार्थों के जैसे शैवाल है, कवक है, कीट है, कीटों द्वारा अपघटन से होता है।
जिनके फलस्वरूप क्या होता है, ह्यूमस और क्षय होने पर मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ता है। यह अवस्था खनिजन कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पॉडलाइजेशन क्या होता है? यह प्रक्रिया ठंडे एवं आर्द्र प्रदेशों में होती है जहां बैक्टीरिया की गतिविधि बहुत कम होती है। ऐसे प्रदेशों में मिट्टी का स्लेटी और मिट्टी अम्लीय होती है। अम्लीयता का कारण विभिन्न लवणों की विलेयता में अंतर होता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है, तो इसको पॉडलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, विसिलिकायन या लेटराइटीकरण। ठीक है, तो अब यह प्रक्रिया क्या होती है? यह प्रक्रिया गर्म, नम, उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय जलवायु में होती है। विसिलिकायन में क्या होता है, मिट्टी से मृत्तिका और क्षार, मिट्टी जो होती है उसमें पार्श्विका से तीव्र निक्षालन होता है, अपक्षय के कारण बाहर निकल जाते हैं। और लेटराइटीकरण के कारण क्या होता है, भूमध्य रेखीय उपोष्ण क्षेत्रों में विसिलिकाकरण के फलस्वरूप बनी फेरल शोल जो मिट्टी होती है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सूक्ष्म जीवों द्वारा तीव्र अपघटन के कारण कम होती है। सामान्यतः मिट्टी अनुपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी लेटराइटीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए जो मिट्टी के निर्माणकारी तत्व हैं, तो अब इनको हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यह लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे के पूरे अध्याय का, तो अच्छे से इस अगले वाले लेक्चर में यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को PDF जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।